हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लास्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के स्टूडेंट है और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आज आप लोग देखो किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनालाइज करें तो आप लोग देखो कि एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो मेडिएवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो 2016 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए थे और उन्होंने कहा था कि मैम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जरूर करा रही हूँ, लेकिन सबको डिवाइड करके कि एंशिएंट हिस्ट्री से किस तरीके से आता है, मेडिएवल से, मॉडर्न से और वर्ल्ड से, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहे। और इन 5 सालों से आप लोगों से किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, साथ साथ बताऊंगी भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ कि साथ में आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी है। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ अपने आंसर भी देते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विच इज नॉट अ प्रशस्ति। तो आपके पास जो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो प्रशस्ति नहीं है। पहला ऑप्शन है खारवेल का जो हाथी गुफा शिलालेख है, तो ये बिल्कुल ये क्या एक प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, ये भी बिल्कुल क्या है प्रशस्ति में आता है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है ये भी क्या है एक प्रशस्ति है। जो आपका जो धौली में अशोका का शिलालेख है ये क्या है प्रशस्ति नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ एंशिएंट हिस्ट्री में कवर अप कर लिया होगा, तो आपने प्रशस्ति के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन कि जो स्क्रिप्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अशोका आर अवेलेबल एट। तो अशोका की जो मूर्ति कला तो निरूपण है ये कहाँ पर उपलब्ध थे। आपके ऑप्शन सांची और भरूच में, भरूच और अमरावती में, सांची और कनगनहली में, या कनगनहली और गया में। तो जो अशोका ने जो उनके स्क्रिप्चर है वो हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, सांची और कनगनहली में। क्योंकि तो इसका राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर सी। और जो अशोका ने यहाँ पे सांची आप लोग जानते हैं यहाँ पे एक स्तूपा बनवाया था इन्होंने। तो स्तूप जो इन्होंने बनवा रखे थे वो किसके, क्योंकि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे और उन्होंने गौतम बुद्धा से रिलेटेड, जब गौतम बुद्धा की डेथ हो गई थी उसके बाद इन्होंने हर जगह स्तूप बनवाने शुरू कर दिए थे। तो हमें वहाँ पर जो स्क्रिप्चर देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर, सांची और कंगनहली में देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम लोग और भी बातें देखेंगे तो कंगनहली महास्तूपा, ठीक है, हमें यहाँ पे महास्तूपा देखने को मिलता है। तो कंगनहली महास्तूपा जो राजा अशोक और जो सातवाहन के जो शासक थे सिमुका और पुलुमावी जैसे, ये क्या है एक शासकों की सत्य गैलरी है। ठीक है, जो कंगनहली में इनको जो उनके चित्र हमें देखने को मिलते हैं, उनके चित्र बनाए गए और ये क्या है अमर है। क्लियर हो गया। हमें जो यहाँ पे इनको चित्रों को जो चित्रित करके इन्हें क्या ये एक अमर है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सांची है, मध्य प्रदेश में सांची में कहा भोपाल में। तो भोपाल के जो तोरणों के विपरीत सम्राट अशोक का जो वहाँ पे हमें चित्र देखने को मिलता है वहाँ कांगनहली में पाए गए शिलालेख में उन्हें दर्शाया गया है। तो ये बात याद रखना, जो मध्य प्रदेश में सांची बनाई थी तो वहाँ पे हमें अशोका का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, जो उनकी इंस्क्रिप्शन में, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में फाउंड किया गया था, वो जगह कहाँ थी, कंगनहली में। तो कंगनहली में जो पाया गया था शिलालेख में उन्हें दर्शाया गया था, किसे, सम्राट अशोका के चित्र को, उनके पोर्ट्रेट को। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पौराणिक हिंदुज्म डेवलप ड्यू टू। तो जो पौराणिक हिंदू धर्म का जो विकास हुआ था वो किसके कारण हुआ था, विजय के कारण, कॉन्क्वेस्ट के कारण, या रूपांतर या कन्वर्जन के कारण, या शास्त्रों का शास्त्रीय भाषाओं के अनुवाद या ट्रांसलेशन जो होता है स्क्रिप्चर और रीजनल लैंग्वेज को लेकर के, या एक्यूरेटेशन प्रोसेस या संवर्धन प्रक्रिया। तो आप लोगों का जो पौराणिक हिंदू धर्म का जो विकास हुआ था वो था संवर्धन प्रक्रिया, इट मीन्स एक्यूरेटेशन प्रोसेस के वजह से ये
डेवलप हुआ था। तो यहाँ होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कालिदास का जो संस्कृत का जो रोल प्ले किया था, जिन कालिदास का जो प्ले था संस्कृत में स्पोकन बाय, तो कालिदास के नाटक में जो संस्कृत बोली जाती थी वो कौन बोलता था? वो क्वीन बोलती थी, दासी बोलता था, देवी। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि कालिदास ने कौन सी बुक लिखी थी, क्योंकि यहाँ तो आपको पता चल गया उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी, और दूसरी बात आपको ये पता चल गया उन्होंने प्ले लिखा था, ठीक है, नाटक लिखा था, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो संस्कृत भाषा में लिखी थी और उन्होंने नाटक लिखा था, प्ले लिखा था। लेकिन अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन्होंने वो कौन सी बुक लिखी थी, ताकि आप लोग बुक एंड ऑथर की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। तो कमेंट करके बताइए कि कालिदास ने वो कौन से 2 प्ले लिखे थे, और ठीक है, और उसमें अगर हो सके ये भी बता देना कि उस प्ले में उन्होंने क्या बताया था। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो रब्तक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, वो किसके अधीन राजतत्व के महत्वपूर्ण प्रकाश डाला जाता है? तो रब्तक इंस्क्रिप्शन थ्रो इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ किनशिप अंडर द, आपके ऑप्शन है इंडो ग्रीक के, पार्थियन के, साका सत्रप के, या कुषाण के। तो जो रब्तक का जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके? कुषाण के अधीन राजत्व पे महत्वपूर्ण क्या करता है? प्रकाश डालता है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसके बारे में बातें देखेंगे तो रब्तक इंस्क्रिप्शन जो है, हिंदी वाले स्टूडेंट भी साथ पे आप देख सकते हैं, जो रब्तक का जो शिलालेख है ये डिस्क्राइब क्या करता है? जो पहला, जो कनिष्क के जो पहला वर्ष की जो घटनाएं हैं उनका ये क्या वर्णन जो है किसका? जो कनिष्क के, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था? मैंने आपको कुषाण बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है? रब्तक शिला के कनिष्क की जो पहले वर्ष की घटनाएं का वर्णन उन शब्दों में ये करता है जो बिसातून के शिलालेख में दारियो महान द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के समान था। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है, जो रब्तक का इंस्क्रिप्शन है और जो पहले साल के जो इवेंट इन्होंने इसमें डिस्क्राइब करे थे कनिष्क में, और यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि इन्होंने ही सेम हमें यहाँ पे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि जो डैरियस था, जो ग्रेट, जो उनका इंस्क्रिप्शन था, जो उनका इंस्क्रिप्शन है बिस्टोन, ठीक है। जो रब्तक के इंस्क्रिप्शन में हमें बिस्टोन के इंस्क्रिप्शन जैसा ही सेम क्या मिलता है? देखने को मिलता है, जो कि बातें, ठीक है, सेम उपयोग, जिसमें शब्द है वो एक समान हमें यूज करे हुए दिखते हैं। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नेम द सिटीज विच वर अंडर द रूल ऑफ कनिष्क। तो यहाँ पे जो शिलालेख में उन शहरों का भी नाम है जो कनिष्क के शासन के अधीन थे। तो यहाँ पर हम लाइन देखेंगे 4 से लेकर 7 तक इन्होंने पूरी यहाँ पे लाइनें बता रखी थी, और यहाँ पे कनिष्क के अधीन कौन आता है? कुषाण के शासन, जो वास्तविक सीमा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर हमें कौन देखने को मिलता है? कुषाण के रूलर कनिष्क के, ठीक है। तो कुषाण जो रूल करता था किसके अंडर में? कनिष्क के। तो याद रखना ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने बताया। जो रब्तक के इंस्क्रिप्शन में कौन है? जो दूसरा इंस्क्रिप्शन है तो बिस्टोन। तो बिस्टोन के जो इंस्क्रिप्शन की जो वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? एक समान देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निगूढ़ और जो निरुक्त है वो क्या है? वो एक व्याकरण पर ग्रंथ है, या शब्दावली है, या दार्शनिक संधियां हैं, या इनमें से कुछ नहीं है। तो निगूढ़ और जो निरुक्त है ये क्या है? ये ग्लोसरीज हैं, शब्दावलीज हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनके बारे में और देखेंगे तो निघंटु ये क्या है? ग्लोसरी है और कंपेल करता है वर्ड इन द वेदास। तो निगुंट क्या है? वेदों में शब्दों का एक शब्दकोश का एक संकलन है, इसे कंपाइल किया गया था। और ये अभिधान शास्त्र जो है, जो ठीक है, अभिधान शास्त्र का मतलब क्या है? जो शब्दों का विज्ञान का एक उदाहरण है। ये क्या है? साइंस ऑफ वर्ड का एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हालांकि निघुंट एक क्या है? एक शब्दकोश नहीं है। जो ये निघुंट है आप लोगों का, ये डिक्शनरी नहीं है, ये एक ग्रंथों की एक शैली है जो बाद की शताब्दियों में विकसित हुई थी, और इसे संस्कृत में कोश कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? निगुंट को संस्कृत में क्या बोला जाता है? कोश कहा जाता है, ठीक है, कोश कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या होता है? तो यास्का के निरुक्त में निगुढ़ व्यापक रूप में उल्लेख है। तो ये बात है, जो नाशक जो निरूक है इन्हें क्या किया गया जाता है? इन्हें इसमें उल्लेख किया जाता है निगुढ़ में। ये पॉइंट भी याद रखना। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? एक ग्लोसरी है, और इसको एक वेद में संकलन, इसको कंपाइल किया गया था।
तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मितकारा एक भाष्य है, तो मितकारा एक भाष्य है किसका? याज्ञवल्क्य स्मृति का, विष्णु स्मृति का, मनुस्मृति का। तो मितकारा जो है ये है आपके याज्ञवल्क्य स्मृति का एक भाष्य है। तो राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको एक बोल रखा है, स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, जो स्क्रिप्चर थी, जो मूर्तियां थी बुद्धा की और महावीरा की, ये शेयर करती है हमें कुछ आइकोनोग्राफिक फीचर्स, और इसका रीजन दे रखा है कि द एंथ्रोपोमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा एंड महावीरा इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशियन आर्ट। तो बुद्ध और महावीरा के जो ये इनके एंथ्रोपोमिक हैं, ये क्या इनका प्रभाव जो है किसके द्वारा? वेस्ट एशियन आर्ट के उस पर पड़ता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि ए जो है वो बिल्कुल, ए और बी दोनों करेक्ट है, और जो आर है इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए ऑप्शन सही है, लेकिन इसका जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। हिंदी में वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, बुद्ध और महावीर की जो मूर्तियां थी वो कई प्रतीकात्मक विषय साझा करती थी, बिल्कुल सही है। लेकिन बुद्ध और महावीर की जो मानव रूपी निरूपण पश्चिम एशिया कला से प्रभावित थे, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये रीजन बिल्कुल गलत है। इसलिए आपका यहाँ राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, द प्रेजेंस ऑफ हुनास इन सेंट्रल इंडिया इज कंफर्म्ड बाय इंस्क्रिप्शन एट। जो मध्य प्रदेश में हूणों की जो उपस्थिति थी वो किस शिलालेख से होती है? आपके पास सांची से, एरंड से, तिरुगोवा से या जूनागढ़ से। पहली बात याद रखना, ये जो हुनास है कहाँ से है? सेंट्रल इंडिया से, ठीक है। तो इनका जो शिलालेख से होती है पुष्टि, इनको कौन सी से होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है एरंड से। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे हमारा कि सर्वल हिंदूज एंड बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका रीजन दे रखा है, ऑल द हिंदू और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वर बिल्ड बाय इंडियन आर्किटेक्चर स्क्रिप्चर। तो इसका रीजन बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। यहाँ पर बोला गया था कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो विभिन्न हिस्सों में हमें कई हिंदू और बौद्ध स्मारक पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के सभी हिंदू और बौद्ध स्मारकों का जो निर्माण यात्रा करने वाले जो भारतीय वास्तुकला मूर्तिकार द्वारा पाए जाते हैं, तो यह आंसर बिल्कुल गलत है। ये रीजन इन्होंने बिल्कुल गलत दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम इसमें और भी बातें जानेंगे तो यहाँ हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, तो एक ही में देख लेते हैं कि जो दक्षिण और पूर्व एशिया के जो समुदाय थे, जो ग्रुप थे, जो संस्कृति व्यापार कर रहे थे, के मार्ग के माध्यम से भारत के सीधे संपर्क में थे। किसके? जो आपके दक्षिण पूर्व एशिया के लोग थे, और ये लोग जो ट्रेड करते थे उनका जो डायरेक्ट किससे? भारत के साथ संपर्क था। कई भारतीय साम्राज्यों ने यहाँ पे पहली और 8वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र के क्या किए थे? प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। विशेष रूप से इसे कंबोडियन फनन और बर्मी सोम के रूप में इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर इनके बीच में प्रतिस्पर्धा की थी। यही हम बात करेंगे, अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ देखेंगे तो इन्होंने कंबोडियन में इन्होंने पर्टिकुलरली कब किया था? एक जो आपकी 8th सेंचुरी में फुनान और बुरमेसी मोन ने इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? कंपीटेड किया था इसको। अगर हम बात करेंगे यहीं पर कि जो मोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की जो मूर्तियां हैं, कौन से 300 से लेकर 600 की, ये उनकी हेविली इनका प्रभाव पड़ा था किससे? गुप्ता एम्पायर की स्टाइल पर, ठीक है। विच पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट आर्ट इन ग्रेको बुद्धिस्ट स्टाइल। यहाँ पे पॉइंट याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन यहीं आपको समझ में आ जाएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो बुद्धा का स्टैचू आप देखेंगे इस पीरियड में, ये प्योरिटी ऑफ स्टैचुरी, डेलिकेसी, यहाँ पर हमें क्लोथिंग के बारे में, उनकी लेस अटेंशन वॉज पेड, उनके सिंबॉलिक, उनके सेल्स, कर्ल्स, ये बुद्धा के बारे में, हेयर्स, वो सब कुछ यूज के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर हम यही हिंदी वाले के स्टूडेंट के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो बुद्ध की मूर्ति की विशेषता क्या थी कि वो क्या होती थी? बिल्कुल प्योर होती थी, ठीक है। उनके कपड़े भी बिल्कुल एकदम प्योर होते थे, ठीक है। कपड़ों के तहों को चित्र करने में एक नाजुकता होती है, अगर वो फोल्ड करते थे अपने कपड़े को, वो भी एक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से होती थी। कलात्मक विवरणों के यथार्थवर्ग के कम उन्हें ध्यान किया जाता था, और बुद्ध के बालों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकात्मक खोल जैसे कल का उपयोग किया जाता था, ठीक है। चंपा की भारतीय सभ्यता जो देखेंगे 500 शताब्दी के बाद, अब वो मध्य और दक्षिणी वियतनाम के तरणों के साथ फली फूली हुई और बड़े और गोल के और राहत दोनों में
बलुआ की पत्थर की मूर्तियों का एक हमें यहाँ पे विराट छोड़कर ये लोग चले गए। बाद के समय में यहाँ पे क्या हुआ, वियतनाम, लाओस और कंबोडियन में चीनी पर इन पे हावी हो गए थे। ठीक है, प्रभाव जो था बहुत ही ज़्यादा क्या था, अगर इंग्लिश में देखेंगे बाद के पीरियड में क्या हुआ, तो चाइनीज़ का जो प्रभाव था वो वियतनाम, लाओस और कंबोडियन पे क्या था, बहुत बढ़ गया था। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा है जो विकास का सही क्रम दर्शाता है। तो आप लोग जानते हैं एवोल्यूशन का एक सीक्वेंस है, ठीक है, जहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है शुरू होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है ऑस्ट्रोपिथियस, होमो हैबिल्स और होमो इरेक्टस। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके आप लोग मुझे इन तीनों का मतलब बताएंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया, ये आप लोगों का जो मैंने आपको अभी कल ही भी एक क्वेश्चन का होमवर्क दिया था कि महाभारत के फारसी के अनुवाद जो है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अबू अल फैज। तो जिस बच्चों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया था तो वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब देते रहना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन है। ऐसे ही चैनल पे बने रहने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ करते रहेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही कर पाए वो सब कुछ मुझे बताना। और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने या जो पॉइंट्स मैंने आपसे पूछे हैं उन सबका मुझे कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर देना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।